जो व्याधियाँ अभी बढ़ रही है, सर्दी के नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमृता बजाज। स्वागत करती हूँ आपका इस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है नवरात्र के नौ रंग स्त्री शक्ति के लिए। और आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि जो आयुर्वेदिक क्षेत्र में गोल्ड मेडलिस्ट है और जो पिछले 40 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत है। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर स्वाति केतकर। इन्होंने न सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन किया है, बल्कि स्वयं कई आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण भी किया है। साथ ही इनके लेख प्रख्यात समाचार पत्र तरुण भारत और खजाना में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं। आज हम इनसे जानेंगे आयुर्वेद के मूल सिद्धांत, आज के समय में उसका रेलेवेंस और कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे अपना सकते हैं। तो आइए डॉक्टर स्वाति केतकर का हम स्वागत करते हैं। मैम, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अमृता। आज मैं पहले तुमको धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इसलिए नहीं कि ये शो तुमने अरेंज किया है। अभी ये मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि शूटिंग का जो एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे आनंद केवल इस बात का है कि आज आयुर्वेद की जानकारी के लिए तुमने मुझे आज इधर इनवाइट किया है, और मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि मेरा काम ही अभी तक 40 बरस ये रहा है कि आयुर्वेद का प्रचार कर सकूँ, प्रसार कर सकूँ। मेरी प्रैक्टिस के माध्यम से रहे, नहीं तो मैं लोगों से मिलना चाहती हूँ, उस वक़्त भी अ, मेरा हर पल यही रहता है ध्यान कि मैं आयुर्वेद का प्रचार कर सकूँ। क्योंकि आज के दुनिया में तनावग्रस्त की जो हमारी जीवन शैली है, वातावरण जो है, उसमें इतनी आयुर्वेदिक जो कल्पना है, आयुर्वेदिक जो शास्त्र है, जो पुरातन काल से बहुत बरस से आया है, और उसका महत्व जानना आज बहुत ज़रूरी हो गया लोगों के लिए। और इसलिए मैं खुश हूँ आज कि तुमने मुझे आज इधर इनवाइट किया है आयुर्वेद जानने के लिए। ये मेरी सौभाग्य की बात है कि गेस्ट के तौर पर आप आए हो। तो मैम, अपना संक्षिप्त में परिचय दें। अभी तो तुमने परिचय दिया ही है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी, मैं डॉक्टर स्वाति केतकर, मेरा एजुकेशन केएल यूनिवर्सिटी, जो अभी पहले अलग था नाम, अभी केएल यूनिवर्सिटी है, वहाँ हुआ है। बीएसएम मेरी डिग्री है, और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। 40 पिछले 40-45 बरस से मैं इस आयुर्वेद क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रही हूँ, खुद का क्लिनिक है। और उसके साथ ही हमारा जो मेडिसिन्स का है, वो खुद हम हमारे जो डिस्पेंसरी के डिस्पेंसिंग के लिए जो मेडिसिन्स हमको लगते हैं, वो हम खुद बनाते हैं। और वो भी 50 हमारी जो परंपरा है, मैं बोलना चाहूँगी कि 60 बरस की 60-70 बरस की परंपरा है। क्योंकि मेरे ससुर वैद्य थे, एक जानकार वैद्य थे, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में उनका नाम बहुत ही रोशन हुआ करता था। तब से हमारा परंपरागत आयुर्वेद चल रहा है, हमारी 4 पीढ़ियों में आयुर्वेद है, वाह, और ये मुझे बहुत स्वाभिमान मुझे है इसके बारे में। इसके आगे भी मेरा बेटा और बहू ये काम चला रहे हैं। वेरी नाइस। और अभी मैं हम थोड़ा आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद यानी क्या है? जो स्वस्थ आयु के लिए, आयुष्य तो हमारा रहता ही है, जैसे हमारे नसीब में लिखा है 50 साल का हो, 60 साल का हो, 70 साल का, 80 साल का। पुरातन लोगों हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे, उनका 90 100 ईयर्स तक भी वो जिया करते थे। लेकिन सिर्फ जीना ये आयुष्य ऐसा नहीं है। स्वस्थ आरोग्य जिनके लिए है, स्वस्थ आरोग्य में जीना, स्वस्थ आरोग्य के साथ जीना, उसको ही स्वस्थ आयु बोलते हैं। और आयुर्वेद का मूल उद्देश्य यही है कि जो स्वस्थ मनुष्य है,
उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना। कैसे करना है स्वास्थ्य का रक्षण? रोग अगर व्याधियों का अगर व्याधियों का उत्पन्न हुआ हो तो व्याधियों का नष्ट करना ये एक स्वास्थ्य का हो हुँ, सकता है। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आयुर्वेद ने क्या कहा है तो कि जो स्वस्थ मनुष्य है उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना, उसके लिए योजना आयुर्वेद में बनाई गई है। व्याधि का अगर उपद्रव हुआ तो हम उसके ऊपर दवा डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाओं का इलाज कराते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, वो अलग बात है। लेकिन व्याधियों का कम आना, व्याधियों का प्रादुर्भाव कम होना, इसके लिए जो तंत्र बताया है आयुर्वेद में ही है वो स्पेशल, और उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ व्यक्ति जो है उसका स्वास्थ्य का रक्षण करना, यही मेन उद्देश्य है आयुर्वेद का। और स्वस्थ आयु में रहना, जितना भी हमारा काल है, जितना भी हमारी आयु है, वो स्वस्थ में स्वास्थ्य के साथ रहना, यही उद्देश्य है आयुर्वेद का। मतलब रोग होने के बाद इलाज करने से अच्छा है रोग ना हो, ना हो, इस तरह की यानी कोशिश जैसा हम बोलते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन यस। क्योर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोग आए तो हम फटाफट जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, इलाज कराते हैं। आज तो सिंपल सर्दी-खाँसी के लिए भी हम भागते हैं डॉक्टर के यहाँ। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। घरेलू इलाज डोमेस्टिक जो बोलते हैं, वनस्पतियों का इलाज, हमारे दादी-नानी जो घर में रहती थी, वो हमको इलाज बताते थे। छोटे बच्चों के लिए हम वही अपनाते थे और घर में करते थे और बच्चे आराम भी हो जाते थे। अर्थात यही एक कारण नहीं है कि घरेलू इलाज करना और आराम होना। अगर स्टेप बाय स्टेप हम समझो बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है तो इलाज तो डॉक्टर के पास जाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। हुँ। लेकिन वो कैसे कम करें? जो व्याधियाँ अभी बढ़ रही है, सर्दी के लिए, खाँसी के लिए हम भागते हैं, ये पहले नहीं हुआ करता था। अभी क्या कर रहे हैं हम? जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी कम कर लेते हैं। उसके पहले मैं बोलूँगी कि जो पहले घरेलू इलाज जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक्चुअली देखा गया तो घरेलू इलाज यानी क्या है? वही आयुर्वेद ही है ना। हुँ। वनस्पतियों का जो इलाज बोलते थे, हमारे घर के नुस्खे जो होते थे, वो आयुर्वेद ही है और वो पुरातन काल से आए गए हैं। हमारा मार्गदर्शन हमारे पूर्वजों ने जो किया हुँ। है, वही हम करते आए हैं। और बस अभी किताबों में पढ़कर हम डिग्रियाँ लेते हैं, इतना ही। उनके पास डिग्रियाँ नहीं थी, लेकिन हमसे बड़ा नॉलेज उनके पास रहता था। तो मैम आयुर्वेदिक को आप क्या मानोगे? चिकित्सा पद्धति या जीवन शैली? हाँ, मैंने जब जैसे अभी बताया कि स्वस्थ पुरुष का स्वास्थ्य रक्षण हुँ। कैसे करना है, तो इसके लिए आयुर्वेद में मैं तो मानूँगी कि आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, तो पहले जीवन शैली है वो। जीवन शैली हमारी कैसी रहनी चाहिए, इसका मार्गदर्शन बहुत ही अच्छा आयुर्वेद में किया है। देखा जाए तो आयुर्वेद है, 4 वेदों का नॉलेज हमें है, 4 वेद हमारे है हुँ। अ, हमारी संस्कृति हुँ। के। और उसमें जो अथर्ववेद एक अंग है और अथर्ववेद का उपांग आयुर्वेद है। यानी वेद पुराण में जैसा मार्गदर्शन हमारा हर एक क्षेत्र में हुआ करता था, वैसे ही हमारे प्रकृति के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए जिसमें मार्गदर्शन किया है वही आयुर्वेद है और वही वेदों का यानी शास्त्र कथन उसमें किया है, प्रकृति के लिए, हमारे स्वास्थ्य रक्षण के लिए। इसीलिए पहले आयुर्वेद ने क्या किया है कि जीवन शैली हमारी कैसी रहनी चाहिए। और अभी तो हम बोलना ज़रूरी मानते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के लोगों की जीवन शैली ऐसे ही हुआ करती थी जैसे अभी ग्रंथों में आयुर्वेद ने बताई है। जीवन शैली यानी क्या है? जीवन शैली यानी अभी मैं अ, उदाहरण के तौर पर ऐसा बोलना चाहूँगी कि अभी सब लोग आईटी में जॉब करते हैं। बहुत बड़ा-बड़ा एजुकेशन लिया है बच्चों ने, लोगों ने, और उसके हिसाब से हम चल रहे हैं अभी। लेकिन पहले कैसे हुआ करता था, हमारी प्रकृति का स्वास्थ्य, हमारे जो दिन का कार्यक्रम है, उसमें हम हमारा काम फिट बिठाते थे। अभी वैसा नहीं है। काम पहले आता है, प्रकृति बाद में आ रही है अभी, और यही सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आयुर्वेद में बताया है कि जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। हमारा जो रोज़ का व्यवहार है, उसमें हम अभी आयुर्वेद के भाषा में कहते हैं दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, रात्रिचर्या ही बताई है आयुर्वेद ने। तो दिनचर्या यानी क्या है? उसका मैं थोड़ा सविस्तर बोलना चाहूँगी कि सिर्फ़ यस। दिनचर्या यानी
शब्द भी एक-एक लोगों को मालूम नहीं है। दिनचर्या यानी का उसका मीनिंग तो साफ है उसमें। दिनचर्या यानी जिन दिन में जो अपनाई जाती है वो चर्या, चर्या यानी आचरण। जो दिन भर में हम आचरण करते हैं, जो दिन भर हम व्यवहार करते हैं, उसको ही दिनचर्या बोलते हैं, बस इतना सिंपल सा मीनिंग है। ऋतुचर्या यानी क्या है? ऋतु के अनुसार 4 ऋतु आते हैं बरस में। ऋतु के अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए। आचरण यानी सिर्फ़ व्यवहार ऐसा नहीं है, आचरण में बहुत उसमें पॉइंट्स आते हैं, आचरण में आहारचर्या आती है उसमें। कपड़े कैसे पहनना है, पहराव हमारा आहार-विहार बोलते हैं। आहारचर्या है, कपड़ों के हिसाब से मार्गदर्शन है। बाहर अगर घूमने जाए तो हम कैसा जाएँगे, उसका भी विवरण इसमें है ऋतुचर्या में। हर चर्या में ये विवरण किया है। रात्रि डिटेल्स में बताइए। हाँ, मैं अभी बोलूँगी। रात्रिचर्या जो है, रात्रि क्या करना है रात्रि में? रात्रि तो निद्रा करते हैं, हमको सब मालूम है, लेकिन वो निद्रा का सेवन कैसा होना चाहिए? कौन से समय पर होना चाहिए? कितने घंटों के लिए होना चाहिए? कौन-सी स्थिति में होना चाहिए? बहुत ऐसा डिटेल बताया है इसमें। मैं एक थोड़ा दिनचर्या के बारे में बोलूँगी क्योंकि हर एक विषय तो इतना जानकारी लेने का समय भी हमारे पास नहीं रहेगा। तो दिनचर्या के बारे में बोलूँगी क्योंकि कॉमन जो इंसान है अभी, तो उसका उसके लिए फ़ॉलो करना बहुत ही आसान है। आसान है यानी कैसा है? अगर हमने मन में ठान लिया तो कौन-सी भी बात कठिन नहीं है। मन में एक बार ठान लिया तो पूरा सब आसान है, पूरी बात। तो दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए? दिनचर्या हमारी ब्राह्म मुहूर्त से शुरू होनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं जानबूझकर मैं कंपेयर करूँगी क्योंकि मालूम हो जाना चाहिए कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। कि जानबूझकर मैं बोलूँगी कि अभी हमारा आज का टाइम टेबल बोलिए जैसा मैं कि काम के हिसाब से चल रहा है। हमारी ड्यूटी कब है तब हम उठेंगे, हमारा रात का समझो जागरण हुआ है तब हम देर से उठेंगे। ये सब बातें मुझे मालूम है, प्रैक्टिकल है ये, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि जानबूझकर कोई कर लेता है, जानबूझकर टाइम टेबल बिगाड़ता है, ऐसा नहीं है। फिर भी हमारी कोशिश तो ऐसी रहनी चाहिए कि हमारा टाइम टेबल कुछ तो फिक्स हो, कुछ तो फिक्स हो। तो दिनचर्या ब्राह्म मुहूर्त से चालू होती है। ब्राह्म मुहूर्त यानी क्या? सूर्योदय के पहले 1.5 से 2 घंटे उठना। है, मुमकिन है, नहीं है ऐसा नहीं है। अगर हम सोच समझकर करने लगे तो है। ब्राह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय के पहले 2 घंटे उठना। बस तब से हमारी दिनचर्या चालू होती है। उठने के बाद ग्रंथों में जानबूझकर बताया गया है कि धार्मिक अगर हमारा थोड़ा कोटिंग उसमें रहा तो हम जल्दी फ़ॉलो करते हैं, धार्मिकता उसमें आई तो। तो पहले उठकर फ्रेश होके पहले भगवान का दर्शन करना है। क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य है सिर्फ़ शरीर का नहीं है। मन स्वस्थ रहा तो शरीर स्वस्थ रहता है और दोनों स्वस्थ रहे तो ही हम निरोगी कहलाते हैं, स्वस्थ मनुष्य कहलाते हैं। अगर मन बीमार है तो कुछ फ़ायदा नहीं हमारा शरीर तंदुरुस्त रह के। तो इसलिए उठकर पहले फ्रेश माइंड फ्रेश होने के लिए देवादि जो हमारा कुल देवत रहता है, कौन-सा भी भगवान के जिसकी हम प्रार्थना करते हैं उसका पहले दर्शन करना क्योंकि हमारा दिन अच्छा जाए, हमारा मन प्रसन्न हो। सूर्योदय के समय पर हम उठे तो हमारा मन बहुत ही प्रसन्न रहता है, आप ही आप हो जाता है और भगवान का दर्शन करें तो और ही प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद हमारा प्रातः विधि चालू होता है। प्रातः विधि यानी का सुबह का सब हम कार्यक्रम जो करते हैं फ्रेश होना है, पहले जो मुख उसको हम गंडूश विधि बोलते हैं। यानी पहले उठने के बाद जो है ऋतु देख के यानी अगर गर्मी है तो कौन से पानी से मुँह धोना है, ठंडी अगर है तो कौन से पानी से यानी मलमला है, गर्म है, बहुत ठंडा है, इतना भी उसमें फ़र्क करना ज़रूरी है। तो गंडूश विधि बोलते हैं, तो उठने के बाद पहले कुल्ला करना क्या बोलते हैं हिंदी में कुल्ला करना। यस। हाँ, तो वो अगर बारिश का सीज़न है तो हम गर्म पानी से कुल्ला करना चाहेंगे, तो हमारा मन भी प्रसन्न होता है और जो हमारे मुँह में रात भर से जो जंतु की प्रक्रिया होते रहती है रात भर, वो क्रिया बंद होती है, समाप्त होती है, हमारा मुँह एकदम शुद्ध हो जाता है, आगे के हमारे कार्यक्रम के लिए। तो गंडूश विधि उसमें बोला है। बाद में दंत धावन है। दंत धावन यानी क्या है हमारा अ, ब्रश। दाँत धोना, दाँत क्लीन करना दाँतों का। तो वो भी उसके लिए भी बहुत ही एक मार्गदर्शन अच्छा बताया है, कि जो मैं समझती हूँ गुजराती लोग इसमें बहुत ही फ़ॉलो करते हैं इसमें, कि जो दातून बनाते हैं, अभी ब्रश यूज़ अभी सब कर रहे हैं, आगे की जो पीढ़ी है वो ब्रश का यूज़ कर रही है, टूथपेस्ट का यूज़ कर रही है, लेकिन देखा जाए तो टूथपेस्ट में भी वनस्पति का ही सब उसमें कंटेंट्स रहते हैं, वो भी हम देखते हैं।
अभी जो केमिकल के साथ बनाते हैं उसके पहले लोग क्या करते थे, पहले वाले लोग पेड़ का निकालना और दातुन बनाना, दातुन ऐसे लंबे लंबे दातुन बनाते थे कि आसानी हो कि दांत ये मलने में और हमारी जीभ वगैरह जो है ना उसमें क्लीन करने में आसानी हो, ऐसे लंबे लंबे दातुन बनाते थे। तो दातुन बनाने का मतलब दातुन से ब्रश करने का कि दांत घसने का मतलब क्या है, कि फायदा क्या है? तो हमारे दांत और मसूड़े जो है उसके ऊपर प्रेशर आना बहुत जरूरी है। हम बॉडी के लिए कसरत जैसा करते हैं ना, तो हमारे मसूड़ों के और दाँत के लिए भी कसरत की ज़रूरी है। तो कसरत कैसे करेंगे वो? तो हमारा जो प्रेशर हम फिंगर से जैसा हम दातुन करेंगे, ब्रश से करेंगे नहीं तो वो दातुन से करेंगे। उसका जो प्रेशर पड़ता है, उससे हम दाँत तो हमारे क्लीन हो जाते हैं। मुख दुर्गंधि भी जो रहती है वो भी साफ़ हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन हमारा जो दाँत का और मसूड़ों का स्वास्थ्य है, वो बढ़ता है प्रेशर से। उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ते रहता है और वो स्वस्थ होते हैं दाँत और मसूड़े। मसूड़े अगर घट हो गए तो हमारे दाँत भी घट हो जाते हैं और 70 सालों तक दाँतों को कुछ नहीं होता। आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे-छोटे बच्चे भागते हैं अभी दाँत के डॉक्टर के पास। कारण वही है क्योंकि हम जितना ब्रश यूज़ करते हैं उतने दाँतों का जो हमारा कोटेशन रहता है दाँतों के ऊपर वो निकल जाता है। ज़रूरत से जल्दी निकल के जाता है वो। बच्चों का तो एकदम नाज़ुक रहता है वो सब, तो जल्दी निकल जाता है वो। तो आपने दातुन बोला दातुन के लिए मैं बोलूँगी, दातुन के लिए मैं दवाओं का भी नाम बोलूँगी अभी, कि दातुन के लिए कड़ू नींब यूज़ करते थे पहले वाले लोग। कड़ू नींब मालूम है आपको? कड़वा नीम। हाँ। नीम की काड़ी निकाल के, वो एक यूज़ करते थे। करंज का एक पेड़ का नाम मैं बोल रही हूँ, उसके भी निकाल के यूज़ करते थे। अगर मीठा चाहिए, पित्त प्रकृति है तो मीठी चाहिए तो उसके लिए ज्येष्ठमध की काढ़ी यूज़ करते थे, ज्येष्ठमध का दातुन बनाते थे। ऐसे हर अलग-अलग अगर प्रकृति है, अलग-अलग सीज़न है, अलग-अलग देश है, उधर जो उपलब्ध है, उसका दातुन बनाकर यूज़ करने का पहले का ये था कि दंत धावन विधि है वो एक भी। ऐसा नहीं गड़बड़ से 2 मिनट में ब्रश करो, भागो, ऐसा नहीं। वो भी एक विधि है, प्रक्रिया है, क्योंकि उसके स्वास्थ्य के लिए। नो डाउट मैम, आपने जो बोला है वो सही है। हमारे पुरातन मतलब ऐसे होता था। लेकिन अब अभी की जो लाइफ है वो बहुत फास्ट हो चुकी है। तो ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? दाँत आप जो अभी ब्रश करते हो, ब्रश के लिए थोड़ा तो टाइम लगता है, निकालना तो चाहिए। यस। ब्रश के नहीं तो मुझे आज टाइम नहीं मैं ब्रश स्किप करूँगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नहीं? ब्रश तो करना है। कितना आधा मिनट, 1 मिनट कुछ तो लगता है कि नहीं? फिर ये दातुन से करने के लिए कितना मिनट लगेगा? उतना ही। हमारी इच्छा चाहिए बस मैं दातुन से ही करूँगी, मैं पाउडर से ही करूँगी। दातुन यानी वो काढ़ी कड्डी ही होना चाहिए ऐसा नहीं है। अच्छा। उसमें पाउडर्स भी बनाते हैं पहले बनाते थे लोग। अभी भी पुराने अगर लोग हमारे दादा-दादी हो तो आपने अगर उनको पूछा तो उनको मालूम है, वो पाउडर अभी जो दंत मंजन आता है ना, वो कैसे बनाना है घर में। उसका भी एक विधि है, वो बनाकर हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम दातुन की जगह ये जो पाउडर्स आते हैं वो यूज़ यूज़ कर कर सकते हैं। सकते हैं हाँ। ये प्रैक्टिकली हम फॉलो कर पाएँगे। कर पाएँगे दातुन के अभी आज अब आप घूमते रहोगे तो आपको मालूम भी है हो जाएगा कि गुजरात में हम गए थे अहमदाबाद में वगैरह अभी दातुन मिलते हैं। हर एक प्रकार के दातुन मिलते हैं और रेडीमेड मिलते हैं वो। जो मैं बोला ना दातुन की काड़ी जो आती है लंबी, वो मिलती है आज। अगर हमारी इच्छा है तो हम ढूँढ सकते हैं और मिल भी सकता है वो। कोई उसमें अब वो बिल्कुल ही अड़चन नहीं है, नहीं। बिल्कुल ही अड़चन नहीं उसमें। तो दंत धावन का एक हो गया, जैसे गंडूश विधि हो गया, दंत धावन हो गया। उसके बाद है मलमूत्र विसर्जन, वो तो हर एक का कंपल्सरी करना है। आज मैं सुनती हूँ, मेरे पास पेशेंट आते हैं, बच्चे सुबह जाते ही नहीं हैं। टट्टी को क्या 2 नंबर को बच्चे जाते नहीं हैं। जाते नहीं यानी बच्चों की गलती है ऐसा मैं मानती नहीं, किसी की भी गलती नहीं है इसमें। हमने उसमें उनको आदत डालना है। ब्रश की जैसी हम आदत डालते हैं बच्चों को, अरे उठे बराबर ब्रश करना है। तो वो भी जो है मलमूत्र विसर्जन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो। खाना एक बार छोड़ दो खाने का, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पहले के दोष अगर हमारे बाहर नहीं जाते तो ऊपर से हम डाल के क्या करेंगे? कभी भी स्वास्थ्य हम नहीं रह सकेंगे इसमें। मतलब मॉर्निंग टाइम पे ही ज़्यादा मॉर्निंग ही करना है। बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग जो हमारे अंदर दोष निर्माण हुए हैं रात भर से,
रात में खाना खाने के बाद जो हमारे अंदर दोष निर्माण हुए हैं, वो अगर बाहर जाना है तो मलमूत्र विसर्जन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वही आदत बच्चों को डालना है, बड़ों को भी डालना है, क्योंकि बड़ों को भी अभी मैं देखती हूँ कि अभी आजकल की नौकरी के हिसाब से वो भी टाइम टेबल चेंज हो गया है। वो भी कभी-कभार जाना, तो एक ये जो बात है मलमूत्र विसर्जन की, वो बहुत इतनी इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर पूरा हम हमारा दिनक्रम रहता है। हमारी भूख लगना, हमारा डाइजेशन अच्छा रहना, हमारी सेहत बनना, एक वो काम अगर नहीं हुआ टाइम पे, तो पूरा दिन बिगड़ जाता है। लाइक सब इंटरकनेक्टेड है। सब है इंटरकनेक्टेड, बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है वो। बाद में स्नान विधि है। स्नान विधि का भी उसके पहले अभ्यंगम आचरित नित्यम। वो अभ्यंग यानी क्या है? हम हमें मालूम है दिवाली में वो तेल तेल लाना, सेंटेड तेल लाना और उससे मालिश करके वो ये उठने बोल के एक पाउडर भी मिलती है उठने, उससे बस उपटन का, उपटन से स्नान करना। कितने दिन करते हैं? 2-3 दिन बरस में। लेकिन ग्रंथों में कैसा कहा है, दिनचर्या में बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो रोज़ आपको तेल मालिश करना है। रोज़, डेली रोज़ तेल मालिश करके रोज़ उपटन लगाना है। उसके फ़ायदे क्या है? अगर फ़ायदे हमें मालूम हो गए तो हम मुझे ऐसा लगता है कि हमने अगर ये हर एक बातों का अगर फ़ायदा हमने मालूम कर लिया, क्या है हमारे आरोग्य के लिए इसमें क्या है? अगर हमने जान लिया तो हम ज़रूर करेंगे। हर एक व्यक्ति का उसमें ये रहेगा कि नहीं मैं करूँ, मैं ऐसा करूँगी। तो स्नान विधि यानी अभ्यंगम आचरित। अभ्यंग यानी क्या है? तेल मालिश करना। ऐसा नहीं कि 1 घंटा आप मालिश करो, ऐसा नहीं है। हमारे टाइम टेबल में हर एक बात हम बिठा सकते हैं। 5-10 मिनट तो रहेगा हमारे पास, 10 मिनट कर लो आज। कल टाइम है, छुट्टी है तो 15 मिनट कर लो। आधा घंटा कर लो संडे को, लेकिन कर लो। क्या करना है ये ध्यान में आया ना, बस हम कर सकते हैं। तो तेल का मालिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तेल का मालिश और उपटन लगाना। तेल का मालिश क्या है? ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारा अच्छा रहना है, तो मालिश बहुत ही ज़रूरी है। पूरा हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, स्किन के जो पोर्स छोटे-छोटे छिद्र जो रहते हैं स्किन के ऊपर, वो पूरे ओपन हो जाते हैं और उसमें अच्छा खून खिलने लगता है। हमारा आरोग्य का पहला मतलब पहली सीढ़ी है खून अच्छी तरह से हमारे बदन में खेलना। और सिंपल ये बात है कि अब हमने अगर तेल मालिश किया तो हमारा खून बढ़ जाता है। उसके लिए कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, कोई टैबलेट लो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। अगर ये फ़ॉलो करते रहे हम तो रोज़ का लेकिन है, बरस में 1 बार 2 बार करना नहीं है, क्योंकि नहीं तो व्याधि उत्पन्न होने के बाद करना ये भी नहीं है, रोज़ का करना है। दिनचर्या इसलिए इसको बोलते हैं कि रोज़ अभ्यंगम आचरेत नित्यम, नित्यम यानी रोज़ करना है। तो रोज़ तेल और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ तिल का तेल बोला है। इन ऑल सीजन सर्वश्रेष्ठ तिल का तेल है। सभी सीजन इसका नाम ही ऐसा है सर्वश्रेष्ठ तिल तैलम। कौन-सा भी तेल ये नहीं है, मालिश करने के लिए तिल का तेल, सफ़ेद तिल का तेल जो आता है ना, वो ही मालिश के लिए यूज़ करना है। बाद में अगर कुछ व्याधि है, कुछ सीज़न के हिसाब से देखना है, समझो बरसात का सीज़न है, तो अलग-अलग तेलों का नाम बताया है। लेकिन अगर जनरली यूज़ करना है तो तिल का तेल, बच्चों के लिए भी हमने मालिश करते हैं ना डिलीवरी के बाद, बच्चों को और माँ को, तो उनके लिए भी तिल का तेल ही श्रेष्ठ है। उनके लिए थोड़ा गरम करके लगाना है बस, लेकिन तिल का तेल मालिश करने के लिए यूज़फुल है। और बाकी सीज़न में समझो हमारे जोड़ों का दर्द है, कुछ बॉडी पेन है, तो उसके लिए अलग-अलग तेलों का बताया है मसाज की अलग-अलग तेल यूज़ करें। लेकिन नहीं तो रोज़ के लिए तिल तेल यूज़ करके स्नान विधि करना है गर्म पानी से। अगर आदत है लोगों को गार पानी की, ठंडे पानी की, तो कर सकते हैं क्योंकि ठंडे पानी से भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। लेकिन सीज़न के हिसाब से देखना बहुत ज़रूरी है। वर्षा ऋतु में यानी बारिश के सीज़न में है तो गर्म पानी का ही चाहिए। अगर सिर्फ़ हमारा ऋतु नहीं देखना है, हमारा गाँव का क्या क्लाइमेट है वो भी देखना ज़रूरी है। हर एक गाँव में अलग-अलग क्लाइमेट रहते हैं, ठंडा पानी चलता नहीं, गर्म पानी चलता नहीं, ऐसा भी रहता है, मलमला पानी से करना पड़ता है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जो पोर्स ओपन होने वाले हैं तो वो पानी से ही होते हैं। जब हम मालिश करके पानी लेते हैं, स्नान करते हैं, तो बहुत ही मन भी शुद्ध हो जाता है, शरीर भी शुद्ध हो जाता है और क्लीनलीनेस तो बहुत ही ज़रूरी है आज की दुनिया में। तो ये हो गया स्नान विधि। तो बाद में
थोड़ा-थोड़ा मैं अभी आगे बोलूँगी, ये 3-4 जो बताया तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके बाद भी इतना डीपली आयुर्वेद में बताया कि वस्त्र परिधान क्या कौन से करने हैं, कौन से सीज़न में कौन से वस्त्र परिधान करना है। अभी इस ठंडी में तो हमको मालूम है कि वूलन के हम करेंगे, वो तो जनरल लोगों को मालूम रहता है। धूप के सीज़न में तो ज़्यादा पतला रहता है, पतले वस्त्र परिधान करना है, सफ़ेद रंगों के ज़्यादा करना है, डार्क नहीं पहनना है अगर ज़्यादा धूप है तो। काले कलर में वगैरह ऐसा। ये भी बहुत उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारे शरीर रक्षण के लिए है सब ये। तो वस्त्र परिधान है, रत्न आभूषण जो पहनते हैं, उससे मन भी प्रसन्न रहता है। जैसे मैंने बोला मन प्रसन्न है तो शरीर प्रसन्न है। तो इसलिए आभूषण रत्नाभूषण बोलते हैं, अलग-अलग तरह के हम आभूषण पहनते हैं। क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं हम आभूषण है ना? ज्वेलरी। ज्वेलरी बोलो पहनते हैं, हाँ। उसका भी इतना महत्व बोला है आयुर्वेद में। उनके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी साइंटिफिक है। रीज़न है, अगर सोना, चांदी हर एक का गुणधर्म है उसमें। सोने का क्यों पहनना है, कौन से सीज़न में पहनना है, चांदी का क्यों पहनना है, मोती का क्यों पहनना है, वो तो बहुत शीतल है मोती, तो धूप के सीज़न में मोती का पहनना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा अलग-अलग उसके गुणधर्म है, हम जितना डीप जाएँगे उतना डीप हुँ। ब ब बढ़ता जाएगा वो। बाद में बीच में अभी मैं जो वायु सेवन है उसमें, वायु सेवन है, यानी बाहर जाना है, वायु का सेवन करना है। वायु यानी क्या? वारा, हुँ। हवा। हाँ। धूप भी हमको सेवन करना है, धूप सेवन बोलते हैं, वायु का भी सेवन करना है। धूप भी उतनी ही ज़रूरी है, हम अभी बोलते हैं विटामिन डी चाहिए, 5-10 मिनट जाके बैठो बाहर, ऐसा अभी जानबूझकर हमको करना पड़ रहा है, कि 10 मिनट जाओ, धूप में बैठ कर आओ, 10 मिनट जाओ, घूम कर आओ, ऐसा नहीं रहता था पहले। हर काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो धूप आप ही आप लगती थी। विटामिन डी के लिए बाहर जाना ऐसा तो नहीं था, सिर में, मन में, कुछ नहीं था, आप ही आप मिलता था वो सब जो है। तो आज अभी आतप सेवन बोलते हैं उसको, वायु सेवन बोलते हैं, हवा का जो हमको चाहिए, हवा भी चाहिए, वो भी उसका सेवन भी इतना ज़रूरी है। बाद में आहारचर्या आती है, इम्पोर्टेंस बहुत है आहारचर्या के लिए। आहारचर्या क्या है? अलग-अलग ऋतु के हिसाब से, अलग-अलग प्रकृति के हिसाब से आहार सेवन करना। अभी त्रिदोष का हमने ज़िक्र नहीं किया है, लेकिन अभी मैं करूँगी कि आयुर्वेद में त्रिदोष वात, पित्त, कफ, ये क्या होते त्रिदोष? ये त्रिदोष यानी हमारी प्रकृति जो है, अभी सामान्य लोग बोलते रहते हैं मुझे कफ बहुत हो गया, मुझे अभी वात मेरे बदन में बढ़ गया, नहीं तो मुझे पित्त हो रहा है। ये तो शब्द तो सबको मालूम है। आज की दुनिया में सब आधा-मुधा तो थोड़ा-थोड़ा नॉलेज है सबको। लेकिन क्या है प्रकृति वात, पित्त और कफ, प्रकृति रहती है। अभी समझो तुम्हारी प्रकृति क्या है? तो मैं बोलूँगी तुम्हारी कफ की प्रकृति है, कि जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है मुझे, हुँ। बाद में मैं जो तुम्हारी व्याधि अगर एक पेशेंट को कुछ हो गया व्याधि है उसके अनुसार अलग-अलग प्रकृति बन सकती है, लेकिन मूलतः प्रकृति मेरी क्या है? मेरी वात की है, कफ की है। तो एक इंसान को एक ही प्रकृति नहीं, ऐसा नहीं, तीनों भी दोष हो सकते हैं, हुँ। 2 भी हो सकते हैं। उसमें से लेकिन क्या होता है एक प्रकृति ज़्यादा असरवार रहती है। समझो वात पित्त की प्रकृति है एक इंसान की, लेकिन उसमें वात जो है वो ज़्यादा प्रकोपित होता है जल्दी। एक-एक की क्या है पित्त प्रकृति है, तो पित्त प्रकृति जिनकी है उनको पित्त प्रकोप जल्दी हो जाता है। हुँ। वो आहार सेवन से होता है, वातावरण से होता है, पित्त प्रकोप जो होता है और वातावरण यानी सीज़न के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से। हुँ, हुँ। तो आहार का सेवन ऐसा ही करना चाहिए हम मैं एक बात बोलूँगी कि डॉक्टर के पास तो हम जाते हैं सलाह लेने के लिए, लेकिन खुद अगर डॉक्टर बन गए, हमारी प्रकृति के लिए हाँ, दूसरों के लिए नहीं बोलूँगी मैं, हमारी प्रकृति का डॉक्टर हमें खुद बनना चाहिए। मेरी प्रकृति कैसी है, कैसे जानेंगे हम कि मेरी प्रकृति पित्त की है। क्यों? मुझे बार-बार पित्त की तकलीफ होती रहती है। पित्त यानी एसिडिटी समझो। तो एसिडिटी बार-बार होते रहती है, खाना हजम नहीं होता, एसिडिटी बढ़ते रहती है, उल्टियाँ होती रहती है, कुछ भी ऐसा तेल का वगैरह ज़्यादा खाया, बाहर का ज़्यादा खाया तो एसिडिटी बढ़ जाती है, जलन होती है पेट में, उल्टी आई जैसा लगता है। ये सब सिम्पटम्स पित्त के हुँ। एसिडिटी के रहते हैं। तो मैं खुद अगर डॉक्टर बन गई, तो मैं सोचूँगी ना अरे मुझे ये पदार्थ से, ये आहार सेवन करने से मुझे तकलीफ हो रही है। हुँ। तो मुझे वो आहार सेवन करना चाहिए, यानी बंद करना चाहिए, कम करना चाहिए। ऐसा हम खुद का खुद डॉक्टर बन सकते हैं, कि मुझे इसकी तकलीफ है ना तो मैं नहीं खाऊँगी।
थोड़ा कंट्रोल चाहिए। तो आहारचर्या बोलते हैं। आहार सेवन कैसे रहना चाहिए? ऋतु देख के करना चाहिए, हमारी प्रकृति का बल देख के करना चाहिए। हमारी प्रकृति को मैं अगर समझो एक-एक का इतना अच्छा रहता है डाइजेशन पावर, उम्र हो गई तो भी अच्छा रहता है डाइजेशन पावर। लेकिन क्या है, समय पर खाना जो है और सात्विक खाना, सात्विक भोजन बोलते हैं और समय पर खाना। मैं सबको सलाह देती हूँ कि दोपहर का खाना समझो सुबह सुबह का नाश्ता अगर करना है, तो 8:30-9 बजे तक कर लो। तो जल्दी हजम हो जाता है। सुबह का जो समय है वो साढ़े अच्छा 8 से 9 साढ़े 8 से 9 बजे तक। सुबह का जो समय है वो अच्छा हजम होने का समय है। तो तुम थोड़ा हेवी भी खा सकते हो सुबह। दोपहर का जो है थोड़ी हमारी पचन क्रिया जो है कम होती है दोपहर के वक़्त में। तो दोपहर का खाना 1 से डेढ़ बजे तक फिनिश होना ब कम क होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। और रात का तो कैसा है, नींद, सोने का टाइम, सोने का समय और हमारा खाने का समय, उसमें कम से कम 2.5 घंटा जाना ज़रूरी है, गैप रहना, 2.5 घंटा। दोपहर का भी सुबह का समझो, सुबह का खाना हेवी खा लिया, डाइजेस्ट हो गया। दोपहर का हमने समझो डेढ़ 2 बजे के बाद हमारा शेड्यूल है खाने का, तो वो हमको बंद करना है। क्योंकि दोपहर का ऐसा बोला है, दोपहर अगर तुम 2 डेढ़ बजे के अंदर समझो पत्थर भी खाओ हजम होता है। ओके। पत्थर भी खाओ हजम हो सकता है, लेकिन 2-3 बजे के बाद तुमने सिर्फ़ फीकी दाल और नरम चावल भी खा खा लिया तो भी वो हजम नहीं हो जाएगा। 2 ढाई के बाद। हाँ, क्योंकि पचन काल समाप्त होता है, हमारी प्रकृति के हिसाब से भी समाप्त होता है और हेवी हो जाता है हमारे लिए वो। डाइजेस्ट करने के लिए वो फीकी दाल-चावल भी बहुत ही हेवी हो जाता है, वो भी डाइजेस्ट नहीं होता, अगर समय निकल गया तो। समय की इतनी पाबंदी रहनी चाहिए खाना खाने के वक़्त। सिर्फ़ मैं दोपहर में 3 बजे करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ चावल और फीकी दाल खाती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती, लेकिन फिर भी मुझे गैस हो रहा है। ये कंप्लेंट क्यों आती है? क्योंकि आपका समय ही चेंज हो गया ना। हुँ। आप 1 बजे पत्थर खा के देखो, पत्थर यानी कुछ भी हे हेवी खा के देखो, हजम हो जाएगा हुँ। क्योंकि समय है, पाचन काल है आपका, तो उसमें ही खाओ आप, अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। दोपहर के बाद अगर देर से खाना खाएँ तो कफ प्रकृति चालू हो जाती है और कफ बढ़ना, कफ तैयार होना, पित्त तैयार होना, सब ये चालू हो जाता है। समझो मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अभी धूप के सीज़न में हम बचा हुआ खाना रख देते हैं धूप के सीज़न में। दोपहर का ताज़ा बनाया हुआ खाना भी सुबह का, दोपहर समझो हमने 2-3 घंटे वैसा ही रख दिया, तो खराब हो जाता है। सबका एक्सपीरियंस है ये। हुँ। खराब हो जाए क्यों खराब होता है? 3-4 घंटे रखा है, अच्छा सुबह बनाया था, कितना अच्छा ये करके बनाया लेकिन खराब हो गया। सीज़न इफ़ेक्ट। क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन चालू हो गया। ज़्यादा देर रहा ना वो वैसा ही। पेट में सेम वैसी ही प्रक्रिया होती है। अगर खाना डाइजेस्ट होने के बजाय हमारे पेट में वैसा ही रह गया 2.5 घंटे के बाद भी, 2.5 घंटे में डाइजेस्ट हो गया तो हो गया जितनी क्वांटिटी होना है। अगर उसके बाद भी बच गया तो वो फर्मेंटेशन उसमें पेट के अंदर भी चालू हो जाता है। खराब होने लगता है वो फूड जो है, जो अन्न पदार्थ अंदर है। और हमारी जो एसिडिटी है, मोटापा है और अलग-अलग से कफ की व्याधियाँ है, वो सिर्फ़ हमारा डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा, इसकी वजह से हर व्याधि चालू हो जाती है। इतना आहारचर्या, इतना इम्पोर्टेंट है आहार का सेवन, समय पर करना, सात्विक भोजन लेना, हमारी प्रकृति के हिसाब से खाना, ये सब इतना बहुत ही हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही निर्भर है इसके ऊपर हमारी प्रकृति, हमारा स्वस्थ रहना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं बोलूँगी कि हम अभी वह जो आप बोल रही जैसा हम देख रहे हैं कि इतना वातावरण तनावग्रस्त हो गया। हुँ। किसी को भी कौन-सी भी इसके लिए फुर्सत नहीं है। खाना खाने बैठे तो भी 15 मिनट में जाना है, इधर जाना है, मेरा ये क्या वर्क फ्रॉम होम है, तो जाके बैठना वही है। जो आप बोल रहे थे कि 2 से ढाई के बीच में उसके पहले खाना है, लेकिन ये आज सबका इतना बिज़ी रूटीन हो चुका है, ऑफ़िस वर्क एंड ऑल, तो उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है वो। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। हाँ, हमारे हाथ में है। यस। खाना खाने को आपको टाइम तो देते हैं, हाँ। कि आप भूखे रहो मेरा काम करो ऐसा तो कोई नहीं बोलता। फिर हमारे ऊपर निर्भर है वो। नहीं मुझे इस टाइम में मुझे खाना है, बस ब्रेक ले लो उसमें खाना खाओ। हुँ।
ऐसा भी कर सकते हैं, एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। कर सकते हैं लेकिन थोड़ा इधर-उधर हो जाएगा, लेकिन जब हमें उसके फ़ायदे अगर मालूम हो जाएँगे, तो हम ज़रूर करेंगे, करने का प्रयास तो करेंगे। करने का प्रयास नहीं करेंगे ना, अरे नहीं-नहीं मुझे 2 के बाद खाना खाए तो मुझे तकलीफ़ हो रही, नहीं मैं 1 बजे ही खाना खाऊँ। सोच समझ के हम करने लगेंगे उसमें। रात का भी वैसा ही है, 8 साढ़े 8 बजे तक खाना कंप्लीट होना चाहिए। समझो आप साढ़े 10 बजे सोते हो, तो उस वक़्त हमारा पूरा खाना सब टाइम टेबल खत्म सोने होना के है। पहले अढ़ाई घंटा, 2.5 घंटा। अढ़ाई घंटा। सोने के पहले अढ़ाई घंटा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि अरे मैं 12 बजे सोती हूँ तो मैं 10 बजे खाऊँगी। नहीं, नहीं, साढ़े 8 से 9 बजे तक आपका फिनिश होना चाहिए, क्योंकि हर एक का टाइम टेबल अलग है। आज के काम के अनुसार हर एक का अलग है। लेकिन जितना हम कर सके उसको अच्छा कर सके, अच्छा बना सके, वो ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो रात का खाना है, 12 बजे को सो जाओ तुम, 12 बजे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा काम है तो। नहीं तो फिर निद्रा जो मैं बोल रही हूँ अभी, निद्राचर्या ही उसमें आती है। क्योंकि निद्रा का सेवन भी उतना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आहार कर लेने के बाद अढ़ाई घंटे से निद्रा जो हम सेवन करते हैं, बच्चों के लिए अलग कितनी निद्रा सोना कितनी देर के लिए सोना चाहिए वो अलग बात है। बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, बूढ़े और बच्चे दोनों के लिए सेम है, लेकिन बूढ़ों को नींद नहीं अभी लगती, तो उनके लिए अभी 4 घंटे सफिशिएंट रहते हैं। बच्चों के लिए 8-9 घंटे ज़रूरी है, और हम मध्यम जो हमारे मिडल जो एज के हैं, उनके लिए 6 से 7 घंटा भी ज़रूरी है। वो भी हमने देखना है। थोड़ा इसे डिटेल में बताना, क्योंकि आजकल ये नींद की समस्या बहुत देखी हाँ, जा नींद रही की है। समस्या के लिए क्या है, मैं बोलूँगी कि दिन भर की हमारी जो चर्या है ना, वो अगर सही करेक्ट रहे। इसमें लाए, तो आप ही आप रात में नींद आ जाती है। समझो ब्राह्म मुहूर्त पर 5 बजे 4 बजे तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन 5 बजे अगर आप उठे, तो 10 बजे आप ही आप नींद आ जाएगी। शेड्यूल है हमारा चेंज हो रहा है ना सब। वो इसीलिए मैं बोल रही कि दिनचर्या भी इम्पोर्टेंट है, रात्रिचर्या भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा निद्रा का जो सेवन है, उसका मन भी प्रसन्न होता है, शरीर को जितनी रेस्ट चाहिए, क्योंकि दिन भर थकान रहती है, काम का ये रहता है, मेंदू हमारा बहुत काम करते रहता है दिन भर, ब्रेन भी हमारा वर्किंग में रहता है ना हर पल, तो इसलिए सबको रेस्ट चाहिए। तो जितनी रेस्ट चाहिए उतनी चाहिए ही। समझो हमारी नींद नहीं, एक दिन देखो तुम जल्दी नींद खुल गई, नींद नहीं लगी तो कितना हम अपसेट हो जाते हैं। तो निद्रा सेवन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि दिनचर्या, आहारचर्या, उतना ही रात्रिचर्या जो है, वो उतना ही सोना इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही हिसाब से हमारा टाइम टेबल हमने बनाना है। बहुत अच्छा मैम, आपने इतने इजी टिप्स हमें दिए हैं, जो दिनचर्या, रात्रिचर्या, मैं आशा रखती हूँ कि हमारे दर्शक ज़रूर फॉलो करेंगे इस टिप्स को। लेकिन हम थोड़ा-सा वात, पित्त, कफ जो ये त्रिदोष है, इनमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट, जैसे इसी के वजह से आपने बोला कि एसिडिटी, मोटापा, आजकल ये बहुत लोगों में ये बीमारियाँ पाई जाती हैं, और मोटापा के लिए तो मैं बोलूँगी अभी 90% हम बोल सकते हैं कि उसके पीछे जिम, डाइट बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इसके विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगी कि आयुर्वेदिक कैसे हेल्प कर पाएगा? तो ये बहुत ही अच्छा विषय है। अभी मैंने जानबूझकर एक छोड़ दिया था कि व्यायाम का अभाव। व्यायाम का अभाव नहीं, पूरा निल हो गया अभी। व्यायाम है ही नहीं है। हर एक व्यक्ति को मैं पहले पूछती हूँ, मेरे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं, मैं हर एक व्यक्ति को पूछती हूँ कि आप रोज़ व्यायाम क्या करते हैं? एक्सरसाइज़ क्या करते हैं? कसरत क्या करते हैं? नहीं, कुछ नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। सीधा आसानी से उत्तर दे जाते हैं, टाइम नहीं मिलता। अरे! बोलते वक़्त आपको थोड़ा हेजिटेट होना चाहिए कि टाइम कैसे नहीं मिलता आपको? खाना खाते हो, स्नान करते हो, पूरा दिन भर लैपटॉप के सामने बैठते हो, काम के लिए सही, लेकिन दिन भर बैठते हो, और बस आधा घंटा आप खुद के लिए नहीं निकाल सकते। बहुत गलत बात है ये। ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हमारे हाथ में ही है। मैं बोलती हूँ अगर समझो 6 बजे उठते हो तो 5:30 बजे उठो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंस इसको है, व्यायाम के लिए है। और पहले जैसा होता था व्यायाम, अभी क्या बोल रहे हैं व्यायाम, हाँ, मैं जाता हूँ जिम को। मैं जिम को गलत नहीं बोलती, लेकिन सबको जिम अफ़ोर्ड होता है क्या आज की दुनिया में? सबको नहीं होता। हाँ, नहीं होता। और
अगर पुरातन से हमारा जो एक्सरसाइज कसरत चलते आ रहे वो क्यों हम नहीं कर सकते? घर में बैठ के 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट निकालो, घड़ी लगाकर 20 मिनट निकालो आप। तो सूर्य नमस्कार है, उसमें योगा भी आ जाते हैं। मैं योगा के बारे में इतना नहीं जानती, लेकिन सूर्य नमस्कार में 16 योगासन आते हैं। अर्ध योगासन बोलते हैं शायद उसको, मुझे इतना स्टडी नहीं उसका। लेकिन सूर्य नमस्कार है, उठक बैठक है, स्किपिंग है, वॉकिंग तो हमारे हाथ में है। मैं बोलती हूँ पैसे देकर एक्सरसाइज क्यों करना है? ऐसा मेरा ख़्याल है, हर एक का विचार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इतना आसान है। हम जो पहले वाले लोग हैं तो ऐसा ही सोचेंगे ना, अरे 2-2 हज़ार भरो, 15-15 हज़ार भरो, 10,000 भरो और व्यायाम करो। ये फ्री में हो जाता है घर में, और हमारे हाथ में है टाइम टेबल। मुझे समझो आज 6 बजे काम को बैठना है तो मैं 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करूँगी, और यही एक्सरसाइज इतना ही 20 मिनट लगते हैं। समझो 300 स्किपिंग करो, 50 उठक बैठक करो, सूर्य नमस्कार 15-25 डालो। हर अंग को, हर अवयव, हम हर ऑर्गन को सूर्य नमस्कार इतना अच्छा व्यायाम है, कसरत है। हर अंग को हमारे व्यायाम हो जाता है, कसरत होती है। हर हमारा हाथ है, पैर है, हमारे सब, सिर को होता है, सबको उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का आसान तरीका है सूर्य नमस्कार, हमें निरोगी रखने का। पहले वाले लोगों को ये आसानी से हो जाता था, जानबूझकर उनके लिए व्यायाम करना नहीं था। स्कूलों में ये सब कसरत जो है स्कूलों में लेते थे पहले, अभी भी लेते हैं, बॉडी एक्सरसाइज रहता है स्कूलों में। लेकिन पहले पहले लोगों को कैसा था, घर में पूरे काम करते थे, लेडीज लोग पूरे घर के काम, झाड़ू है, पोछा है, पीसना है, कूटना है, पानी खींचना है, आसानी से उनका व्यायाम सब बनता एक्सरसाइज था। हो कोई जाती भी मोटापा नहीं है, बॉडी ये नहीं, कुछ नहीं, वजन कम करने का नहीं, घटाने, कुछ नहीं ऐसा रहता था प्रॉब्लम, बीमारियां नहीं रहती थी। उनका आयु कितना अच्छा रहता था, निरोगी आयु रहता था, क्योंकि आप ही आप उनका एक्सरसाइज होते रहता था। और इतना ये भी नहीं था उस वक्त, नहीं नहीं सुबह टाइम निकाल के व्यायाम करना, ऐसा नहीं था कंसेप्ट, आजकल आया है वो। और जेंट्स लोगों को भी बहुत, बाहर से सब सामान खरीद के लाना, खेतों में काम करना, गाड़ी बैलगाड़ी चलाना, सब व्यायाम के ये थे। जैसे आपने पुराने लोगों का एग्जाम्पल दिया, तो पुराने अभी जो 40 की एज में बीमारी आ रही है, हाँ, वो पुराने ज़माने में शायद 70 के लोगों को भी नहीं थी। शायद नहीं, ऐसा ही हाँ। होता था। आज भी पुराने जो लोग हैं 90-90 बरस अच्छी आयु जी रहे हैं। नो और डाउट। इसका कारण ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो आईटी में वर्क फ्रॉम होम है ना, मैं तो बहुत ही, यानी गलत नहीं है उसमें, काम का काम ही है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम से क्या हुआ है, मेरे पेशेंट्स के मैं ज़रिए जैसे मैंने देखा है, वैसे मैं बोल रही हूँ कि एक्सरसाइज कम हो गया। 9 बजे हमको तैयार होके सुबह का पूरा हमारा काम समाप्त करके मुझे बाहर ऑफिस को जाना है। ये जो हमारे मन में घर करके रहता था, और उसके हिसाब से हम हमारा टाइम टेबल बिठाते थे। आज ऐसा नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है, 10 बजे वो ऑन करना है, मुझे समझता नहीं ज़्यादा, लेकिन वो क्या करना, ऑन करके रखना है। समझो आज स्नान भी नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, रेडी भी नहीं हुए तो भी चलता है। मतलब पूरा मेंटली नेचर जो क्या फ्रेशनेस सब। आना हाँ। चाहिए, मेंटली जो हम फ्रेश हो रहे हैं सुबह से, अरे मुझे जाना है, 9 बजे जाना है, 8:30 बजे तक रेडी होना है, सब काम हम फिनिश कर लेते हैं 8:30 बजे के अंदर। आजकल नहीं है, क्योंकि नहीं रेडी हुए तो दिखाई तो नहीं दे रहा उसमें। मैं तो काम ऑन किया है मैंने लैपटॉप, मैं काम कर रही हूँ। मेरा हुलिया क्या है किसको मालूम है? और सिर्फ मैं, दिखता है कि नहीं इसके लिए मैं नहीं बोल रही है, इसके पीछे क्या है, हमारा जो माइंड फ्रेश रहता है, हमारा जो टाइम टेबल हम बिठाते हैं, जितना हम एक्टिव होते हैं उसमें, वो नहीं हो पा रहे। वो आलस्य पूरा दिन तक नहीं जाता, वो पूरा दिन तक नहीं जाता, क्योंकि एक एक बार स्नान भी नहीं करते हम, तो फ्रेश कैसे होंगे? चुपचाप ब्रश कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। है कि नहीं? है, एक्सपीरियंस है, मैंने सुना है। मेरे पास जो आते हैं, पूरा दिन भर बाद में बैठना है आपको। तो मैं बोलूँगी अगर दिन भर आपको इतना काम कर रहे हैं, तो उसके पहले का टाइम टेबल भी बैठाओ आप। सिर्फ 9 बजे मुझे लॉगिन करना है क्यों? उसके पहले भी लॉगिन कर लो ना 5 बजे से। मेरे टाइम टेबल के लिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ऐसा भी करो, क्योंकि हमारे लिए है वो, मेरे लिए है, मेरे शरीर स्वास्थ्य के लिए है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो दिन भर काम कर सकोगे, पैसा कमा सकोगे।
सबके पीछे हमारी प्रकृति है, सबके यश के पीछे पीछे यानी क्या, वैसा नंबर वाइज देखा तो पहले प्रकृति हमारी रहनी चाहिए, हमारा स्वास्थ्य पहले नंबर पर है। लेकिन ये सब कारणों के पीछे हमारा ये टाइम टेबल है। जो मोटापा बोल रहे, एसिडिटी, अगर दिन भर हम बैठकर काम रहे तो हमारा खाना कैसे हजम होगा? कुछ तो एक्टिविटी चाहिए उसके लिए, कुछ तो घूमना-फिरना चाहिए, मेंटली फ्रेश भी चाहिए उसके लिए। सीधी बात है, अगर हम चिंताग्रस्त रहे, कौन से भी कारण से, तो हमारा खाना हजम नहीं होता। आप अनुभव कर लो। अगर हम चिंताग्रस्त है तो हमारा खाना हजम नहीं होता। जैसे चिंता हमारे एकदम सामने आती है, एक-एक व्यक्ति को लूज़ मोशन भी होता है। इतना निर्भर है हमारे मन के ऊपर हमारा पेट। है कि नहीं? अनुभव करो और बाद में सोचो कि अरे हाँ, बता रही थी ये दीदी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हाँ। जब पहले-पहले मैं प्रोफ़ेशनली एंकर हूँ, तो जब पहले-पहले स्टेज पे जाती थी तो ऐसे पेट में गड़बड़ और स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अब कुछ नहीं होता है, तो तब स्ट्रेस मैटर करता था। ये अभी आपको आज आदत हो गई, हाँ, सो काम की आदत हो गई ना, बिठा लिया आपने मन में कि मुझे ये काम यस। करना है, इसी तरीके से करना है। तो हम ऐसा ही हमारा टाइम टेबल बिठा सकते हैं ना। हुँ। हमारा नुकसान हम काम के लिए क्यों करें? ऐसा मेरा दावा है। इसके लिए आप क्या सॉल्यूशन दोगे? आयुर्वेद में इसके लिए क्या उपाय हैं? नहीं, उपाय ऐसा नहीं, मैंने अभी जो पूरा इसमें बोला ना कि हमारी जीवन शैली कैसी मतलब होनी चाहिए, हुँ, आहार सेवन कैसा होना चाहिए, थोड़ा तो बहुत हम हमें थोड़ा फ़ॉलो बहुत करना तो ही फॉलो कर चाहिए। सकते हैं ना, पूरा का पूरा नहीं, छोड़ छोड़ दीजिए। हुँ, 50% तो फॉलो करो। करना ही चाहिए। और जो मेन है कि आहार सेवन का टाइम, समय पर आहार सेवन करो। एक्सरसाइज मत चुकाओ रोज का, यस। एक्सरसाइज बनाते रहो। स्ट्रेस मत लो। आज छोटी-छोटी बातों का हम स्ट्रेस लेते हैं, क्यों? हुँ, आप इतना कमाते हो, इतना पढ़े लिखे हो, पहले के लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी आराम से उनकी ज़िंदगी जाती थी। आज इतना पढ़ लिख कर भी आप इतने स्ट्रेस में हो, क्यों? छोटी-छोटी बात का टेंशन है हमें। अरे यार 9 बजे जाना है, कैसे जाएँगे, क्या करेंगे? वो ट्रैफ़िक ज़्यादा है, मेरी गाड़ी निकलेगी कि नहीं बाहर? अभी मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, कौन से दवाखाने में लेके जाऊँ उसको? वो 10 जगह इंक्वायरी करना, ये भी टेंशन हो गया। हुँ, इधर डिलीवरी की क्या करेंगे? अच्छा चाहिए, सुविधा चाहिए, ये चाहिए। हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है। यस। हाँ? ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका स्ट्रेस कितना लेना। हम अभी बच्चों को कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है, इसके बारे में भी हम टेंशनग्रस्त है, तनावग्रस्त है। तो क्या बोलेंगे इसके ये लिए? आज के ज़माने का बहुत बड़ा क्वेश्चन है हाँ। कि बच्चों को कौन-सी स्कूल में डाला मैं जाए? आज तुमको झूठ लगेगा, लेकिन मेरे पेशेंट्स जो आते हैं, ये सब पहले मैं उनको इसके बारे में अवेयरनेस ये करती हूँ, उनके मन में जागरूक करती हूँ। बाद में मेरे दवाई का असर होगा आपको। हुँ, जब आप ये सब फॉलो करोगे करोगे, आप इतना तनावग्रस्त है, मेरी पूरी खाते रहोगे, दवा खाते रहोगे, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। हुँ, मैं बोलती हूँ आज ये सब सुनकर जाओ पहले तुम, मेरा जो भाषण है, हुँ, कल आओ फिर मेरे यहाँ दवा के लिए। सचमुच मैं ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि मुझे आयुर्वेद का प्रचार इसीलिए करना है कि अपनी हमारा जो भगवान ने हमें इतनी अच्छी प्रकृति दी है, हमें शरीर दिया है, उसमें एक मन भी बसता है, उसको हम स्वस्थ और निरोगी कैसा रखें, इसके बारे में इतना अच्छा मार्गदर्शन हमें दिया है पूर्वजों ने हमारे हुँ, ग्रंथों में। चरक, वाग्भट, सुश्रुत, ये बड़े-बड़े लोग होकर गए। उन्होंने उस वक़्त लिखा है ये सब, हमें क्या करना है, उस वक़्त लिखा है। वो हम हमें सिर्फ़ फ़ॉलो करना है, उतना भी काम नहीं हम करनी। हुँ, इसीलिए वो बहुत मन से मैं ये बातें बोलती रहती हूँ हर एक व्यक्ति को। अभी 40 बरस की प्रैक्टिस हो गई, लेकिन ऐसा मुझे लगता है सिर्फ प्रैक्टिस करती हूँ, मैं पेशेंट देखती हूँ, दवा देती हूँ, बस हो गया काम, इतना नहीं है मेरा। कुछ तो मेरा और भी समाज के लिए मेरा क्या बोलते हैं दायित्व है। मैं ये करूँगी तो मुझे समाधान लगेगा कि अरे मेरे बोलने के बाद चलो 25 लोगों ने तो फॉलो कर लिया, हुँ। फ़ायदा हो गया उनका। ये आज की ज़रूरत, बहुत ज़रूरत, यही ज़रूरत है कि ये फॉलो करो, आयुर्वेद फॉलो करो, आयुर्वेद के अंदर क्या है जानो, जो जानकार लोग हैं उनके पीछे लग के जानो, मुझे ये करना है, मुझे बोलो। बोलने वाले भी लोग हैं मेरे जैसे, बताने वाले, कि जो मन से प्रार्थना करते हैं कि आयुर्वेद फॉलो करो, लोगों को करना है, ऐसा बहुत अंदर से दिल से मेरे आता है।
लेकिन मैम ऐसे बोलते हैं कि आयुर्वेदिक बहुत स्लो प्रोसीजर है, मतलब बहुत टाइम लगता है, इसलिए लोग आज की दुनिया एलोपैथिक तरफ बढ़ रही है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि आजकल लोग एलोपैथी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। पहले से एलोपैथी चलता ही आया है, आयुर्वेद भी चलता ही आया है, होम्योपैथी भी आ गए और कौन सी भी पैथी जो है, वो हम हमारे स्वास्थ्य के लिए ही रखी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो एलोपैथी का जो है वो फास्ट रिलीफ मिलता है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई ये नहीं। अगर कोई इमरजेंसी ऐसी व्याधियाँ आई, तो एलोपैथी की मदद लेना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं आप आयुर्वेद ही फ़ॉलो फ़ॉलो करो, ऐसा नहीं है। एक स्टेज ऐसा आती है हमारे रोज़ के व्यवहार में भी कि हम भी बोलते हैं कि नहीं आज आप एलोपैथी के यहाँ जाओ, ऐसे-ऐसे इन्वेस्टिगेशंस करो, तो ज़रूरत पड़ी तो ऐसी-ऐसी दवाएँ आपको लेनी पड़ेगी, इमरजेंसी इमरजेंसी के लिए। लेकिन इसीलिए आयुर्वेद ने जो बोला है कि आपका मेन मैं बोल रही हूँ कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है कि प्रकृति आपकी स्वस्थ प्रकृति स्वस्थ रखना। हुँ, वो मेन उद्देश्य आपने अगर सँभाला, तो व्याधि या रोग जो है आप पहले से ही कम आते रहेंगे। पहले मैं एक्सपीरियंस बोलूँगी हमारे यहाँ पहले कभी-कभार बरस 2 बरस में 1 आध डायबिटीज़ का पेशेंट आता था। मेरा अनुभव है 45 बरस मेरे पहले ससुर जी थे। हम तब से वो डायबिटीज़ की गोलियाँ भी बना रहे हैं, लेकिन एक आध डब्बा बना दिया तो बस हो गया हमारा काम, ऐसा होता था। आजकल नहीं है, हर एक पेशेंट को, घर के हर एक सदस्य को, उम्र का भी उसमें हिसाब नहीं है, हर एक सदस्य को डायबिटीज़ है। ऐसा जो होते आ रहा है, वो सिर्फ़ गलत जीवन शैली से है। आप रोग जब आपको पैदा होता है तब कौन-सी भी पैथी यूज़ करो, वो नहीं, आपको अच्छा होने का मतलब रहता है ऐसा, हुँ। कि मैं व्याधि मुक्त हो जाऊँ। आयुर्वेद के यहाँ कब जाना पड़ेगा आपको? कि अभी मेरा अनुभव ऐसा है कि नहीं-नहीं मैंने सब दवाएँ कर ली, आपके यहाँ मैं लास्ट अभी दिखाने को आई हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोलते हैं आप? अरे पहली बार मेरे यहाँ आ जाओ, देखो तो सही क्या है? आयुर्वेद क्या है? जानो तो सही। तो इमरजेंसी के लिए एलोपैथी लेना बहुत ज़रूरी होता है एक-एक स्टेज की। लेकिन आयुर्वेद की दवा से देर से काम करती है दवा, ये ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें, वो तो ठीक है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है कि व्याधि जड़ से निकालना। हमारे यहाँ लाक्षणिक ट्रीटमेंट यानी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं रहती। समझो खाँसी हो गई, छाती भर गई। सिर्फ़ खाँसी हो गई, छाती भर गई, इतना हमको दिखाई देता है। हुँ। उसके पीछे एक आध बार ऐसा भी रहता है कि दूसरे भी कारण रहते हैं, दूसरी भी समस्या रहती है। वो जो क्या है, वो हम ढूँढ निकालते हैं और उसके ऊपर हमारा इलाज रहता है, रूट के ऊपर। तो जड़ से व्याधि जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहता है कि व्याधि जड़ से जाए, ना कि सप्रेस हो जाए। उतना पड़ता सप्रेस हो गया आज, कब बहुत हो गया, चलो 2 दिन का, 3 दिन का दवा दे गया, कम हो गया। ऐसा नहीं है। छाती ज अगर 15 दिन से 20 दिन से क्रॉनिक हो गया, तो कम होने में भी उतनी देर लगेगी ना। हुँ। 2-3 दिन में कम होने का है ही नहीं वो, यानी गलत है वो। फिर 4 दिन से फिर सिर ऊपर निकालेगा वो। इसलिए आयुर्वेद का क्या है कि देर से होती है लेकिन पूरा तंदुरुस्त होता है आदमी, जड़ से व्याधि निकल जाती है। ये एक बहुत ही ध्यान देने जैसा फ़ायदा है आयुर्वेद का। बहुत खूब। तो मैम आप आयुर्वेदिक का प्रचार कैसे कर रही हो और इसके लिए आप क्या कुछ उपक्रम कर रही हो? हाँ, आयुर्वेद का प्रचार तो ऐसे 1-2 दिन में ऐसा तो नहीं होता। हमारे कर्मों से ही हो जाएगा वो। जैसा हमारा कर्म है, हम जैसा पेशेंट को भी ट्रीट कर रहे हैं, हमारे ट्रीट यानी सिर्फ़ इलाज यानी इसका दवाओं का इलाज नहीं मैं बोल रही। मैं अभी प्रचार-प्रसार जो बोल रही, जैसा भी आज बोल रहे, मैं हर एक पेशेंट को ऐसा बोलते रहती हूँ। जैसे भी मुझे वक़्त मिलता है, जो भी इंटरेस्टेड है, नहीं है तो भी, लेकिन बोलते रहती हूँ। मेरा ये रहता है कि 10 में से 2 तो लोग फ़ॉलो करेंगे, तो मेरा काम हो गया। ऐसा प्रचार और प्रसार तो ऐसा मैं कर रही आयुर्वेद का। और ट्रीटमेंट से भी है, हमारी मेडिसिन्स हमारे खुद हम बनाते हैं कि उसका उनका रिज़ल्ट हमको अच्छा मिले। हमारा खुद का जो ग्रंथोक्त हमारे मेडिसिन्स है, दवाएँ हैं, जो हम ग्रंथ के हिसाब से ऐसे जैसे मैंने जैसे बोला वाग्भट और हमारे जो पूर्वज, हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, उसमें जो फ़ॉर्मूला लिखा है,
उसके हिसाब से ही हम बनाते हैं। उसमें कोई भी काट-कसर हम नहीं करते, काट-छाँट नहीं करते। एक दवा बनानी है, ये सब दवाएँ उसमें चाहिए, ये भी उसका प्रोसीजर है, वो ही हिसाब से बनाते हैं। लेकिन खुद के लिए हमारे डिस्पेंसरी के लिए जितना चाहिए उतनी ही दवाएँ हम पूरी हमारे लिए हम बनाते हैं। और उपक्रम यानी हमारे 2-3 उपक्रम हैं उसमें, जो लोगों के सेवा भाव में रखे हैं हमने। जैसे कि एक है सुवर्ण बिंदु प्राशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो आजकल की दुनिया में। छोटे बच्चों से लेकर यानी 2 महीने से लेकर 5 बरस तक हम सुवर्ण बिंदु प्राशन करवाते हैं। ड्रॉप्स रहते हैं उसमें और सुवर्ण उसमें घस के हम बनाते हैं वो दवा। शहद में घस के वो सुवर्ण घस के ऐसे प्रोसीजर रहती है वो और वो प्रिपेयर करते हैं दवा। महीने में पुष्य नक्षत्र जब रहता है, उसी दिन वो पिलाते हैं बच्चों को। इसके क्या फायदे? सुवर्ण बिंदु प्राशन बोलते हैं उसको। उसके बहुत से फ़ायदे हैं बच्चों के लिए। मेन उनका ब्रेन अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है। हड्डियाँ उनकी बहुत ही घट हो जाती है, जो आजकल में दिखाई नहीं देती। जल्दी छोटे-छोटे उम्र में जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। दाँतों की तकलीफ़ है, आँखों की तकलीफ़ है, कानों की तकलीफ़ है। सब जो हो रहा है उसके लिए इम्यूनिटी अच्छी, प्रतिकार शक्ति बच्चों में अच्छी आनी चाहिए। ब्रेन भी उसका अच्छा डेवलप होना चाहिए। ये मेन उद्देश्य से हम सुवर्ण बिंदु प्राशन 5 बरस तक वो चलता रहता है। दूसरा एक है कोजागिरी पूनम क्या बोलते हैं आप? शरद पूर्णिमा। यस। बरस में 1 बार आती है शरद पूर्णिमा। वो शरद पूर्णिमा का दिन हम क्रॉनिक कफ, कोल्ड एंड अस्थमा इसके लिए एक दवा बनाकर पिलाते हैं लोगों को। थोड़ा कम से कम शुल्क रखते हैं उसके लिए। उद्देश्य क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बेलगाम के आस-पास यानी बेलगाम की जो हवा है क्लाइमेट, उसके हिसाब से यहाँ कफ की व्याधियाँ बहुत ही है। तो उसके लिए दवा आज 25 बरस हो गए हम दे रहे हैं। पूनम की रात को हम दवा देते हैं। रात में 2 दवा खुद बनाते हैं 15 दिन का प्रोसीजर रहता है वो। अभी घटस्थापना से लेकर पूनम तक 15 दिन में वो दवा तोड़कर जंगल में से वो तोड़कर लाना है। उसके बाद उसके ऊपर प्रोसीजर्स 15 दिन की रहती है, करना है और उस दिन वो फ्रेश जवारी गाय बोलते हैं ना, गावठी गाय उसके दूध में गाय के दूध में वो बनानी है दवा उस दिन, यानी शरद पूर्णिमा पे। पूनम के दिन बनाते हैं, रात को पेशेंट्स को पीने को देते हैं। रात को 12 बजे वो पीने के लिए हम देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पीके मॉडल हाई स्कूल जो है ग्राउंड पर क्योंकि बहुत लोग आते हैं, तो पार्किंग है, उनके साथ एक-एक सहकारी भी रहता है, तो बहुत लोग जमा होते हैं उधर। तो हमारा एक उपक्रम बहुत 25 बरस से चल रहा है, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। बरस में 1 ही बार वो दवा पिलाते हैं हम, कफ के लिए जो है। फ्रेश बना के उस दिन डिस्ट्रीब्यूट करते, पूरा रात भर का जागरण रहता है उस दिन। चांदनी चंद्रमा जो है उसके नीचे बैठने का रहता है, क्योंकि चंद्र के जो रेज़ है, मून की जो रेज़ हमारे बदन पर पड़ना है, ऐसा वो शास्त्र में लिखा है और उसके किरणों का जो हमारे शरीर पर असर होता है, उसकी वजह से कफ पिघलने लगता है। कफ पिघलने लगता है और कफमुक्त हो जाता है रोगी। और हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस इसमें बहुत ही अच्छा है। आज तक हमने जितना देखा है हर बरस पेशेंट बढ़ते ही जाते हैं क्योंकि पब्लिसिटी हमारी माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा है उसमें। लोग बोलते रहते हैं, "अरे! मुझे अच्छा हो गया, आप चलो, मुझे मैं अच्छा हो गया।" ऐसा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी इसमें। तो वो पब्लिसिटी हमारी वैसी रहती है। लोग प पेशेंट्स उसका बहुत ही फ़ायदा ले रहे हैं, तो हम उसके लिए ही बोलते रहते हैं कि आप अपने-अपने लोगों को ये बोलो कि ये दवा है, बरस में 1 ही बार रहती है, शुल्क एकदम कम रखते हैं, तो आप आकर वो पी जाओ। ये एक समाज सेवा के दृष्टिकोण से हम वो उपक्रम चला रहे हैं। बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है मैम ये। आपके उपक्रमों से हज़ारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आपका ये समाज में बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए हम दिल से नमन करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आयुर्वेदिक सिर्फ रोगों का इलाज ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन शैली है। जिस तरह मैम ने बताया, किस तरह संतुलित आहार, दिनचर्या और सही सोच हमें न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रख सकती हैं। स्वाति मैम, आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ अपना कीमती अनुभव हमारे साथ साझा किया
और दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, ये एपिसोड ज़रूर आपको प्रेरणा देगा और आप भी आयुर्वेदिक की शुरुआत अपने जीवन में करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और याद रखिए हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। धन्यवाद। तुम्ही पण धन्यवाद.